हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी पीएफ मेंबर्स के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप पीएफ में कोई क्लेम डालते हैं अपना एडवांस के लिए, ट्रांसफ़र के लिए या विड्रॉल के लिए, तो वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाता है। अब आपका जो पीएफ क्लेम है वो रिजेक्ट होता है, उसके 3 रीज़न हो सकते हैं: एम्प्लॉय की गलती की वजह से, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से या फिर पीएफ ऑफिस की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय की तरफ से क्या गलती होती है, एम्प्लॉयर की तरफ से क्या, और पीएफ ऑफिस की तरफ से क्या गलती होती है जिनकी वजह से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, पीएफ ऑफिस, यानी कि इन 3 जगह से आपका जो पीएफ क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की वजह से। एम्प्लॉय की वजह से जो आपका पीएफ क्लेम है, यानी कि हमारी खुद की वजह से जो आपका पीएफ का पैसा है वो क्यों फंस जाता है, इसमें सबसे पहला रीजन आता है रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट। आपको पता होगा पीएफ पोर्टल पे ऐसा ऑप्शन है कि खुद से आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। जब आप कंपनी छोड़ देते हैं तो उसके 2 महीने के बाद आप अपनी डेट ऑफ एग्जिट खुद से डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी केसेस में क्या होता है, हम जो डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं वो हम गलत डालते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो पोर्टल है वो डेट ऑफ एग्जिट लेता है, वो वही लेता है जिसमें पीएफ कंपनी ने आपका जो पीएफ है लास्ट सबमिट किया है वो वाला मंथ इसमें दिखाता है। अब वो लास्ट मंथ हो सकता है कि आपका एफ एंड एफ जिस मंथ में हुआ हो उस मंथ में वो कंपनी ने आपका कंट्रीब्यूशन जमा किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फरवरी में छोड़ा, आपकी कंपनी ने आपका एफ एंड एफ अप्रैल में किया, तो वहां पे जो आपको मंथ दिखाई देगा वो अप्रैल दिखाई देगा। तो वहां पे आप गलती से 30 अप्रैल डाल देंगे, जबकि आपका एक्चुअल डेट ऑफ एग्जिट 29 फरवरी या 28 फरवरी होता है, वो आप गलती से अप्रैल डाल देते हैं। इस वजह से जो आपका क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा है रॉन्ग ट्रांसफर इन आउट। मोस्ट केसेस में यहाँ पे मतलब 40 to 60% केसेस में ऐसा होता है कि जो हम ट्रांसफर है वो गलत ट्रांसफर कर देते हैं। आपको पता होगा कि जब आप ट्रांसफर करते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आप अपना पुराना पैसा अपनी नई कंपनी में ट्रांसफर करते हैं। बट कुछ केसेस में होता क्या है कि हम एक से ज्यादा कंपनी में काम कर लेते हैं, 3 या 4 कंपनी में, और फिर हम जब पैसा ट्रांसफर करने की बात आती है तो हम पहली कंपनी का लास्ट कंपनी में कर देते हैं, दूसरी कंपनी का फोर्थ कंपनी में कर देते हैं, तीसरी कंपनी का छोड़ देते हैं, फिर तीसरी कंपनी का हमें याद आता है, बाद में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरह से क्या है, अगर आपने एक मेंबर आईडी से ट्रांसफर कर लिया और फिर किसी दूसरी मेंबर आईडी का पैसा आपने उसमें डाल दिया, तो वो पैसा आपका वहां पे फंस जाएगा, वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मेंबर आईडी से आप एक ही बार पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस हो जाता है, उस केस में फिर हमें फिजिकल फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, पीएफ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो आपको पहले ये चेक करना है जिस मेंबर आईडी में आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस मेंबर आईडी से आपने पैसा पहले निकाल तो नहीं लिया है। अगर वहां से आपने पैसा निकाल लिया है तो उस मेंबर आईडी में आप पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप अपनी करंट कंपनी में ही पैसा ट्रांसफर करें। दूसरा तीसरा है रॉन्ग बैंक डिटेल। अभी आपको पता होगा आपकी बैंक केवाईसी ऑटो रिजेक्ट हो रही है क्योंकि आपका जो नेम है वो मिसमैच है, आईएफएससी कोड है वो मिसमैच है। लेकिन पहले मोस्टली केसेस में क्या होता था कि आपका बैंक केवाईसी में जो डला हुआ है वहां पे आपका नाम कुछ अलग है, आप चेक कोई और अपलोड कर रहे हैं या फिर बिना नाम का चेक अपलोड कर रहे हैं। अगर आप पासबुक अपलोड कर रहे हैं तो उस पर बैंक का साइन और स्टैंप नहीं है मैनेजर का, जिस वजह से भी आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। रोंग पारा सिलेक्शन, फोर्थ यहाँ पे है रोंग पारा सिलेक्शन। आपको पता होगा कि आप पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं, वहां पे अलग अलग ऑप्शन होते हैं एडवांस निकालने के लिए। इलनेस का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है, नॉन वेजीज का है, कोविड का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा पारा सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं है। अभी पीएफ ऑफिस ने क्या किया है कि जिस पारा के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उसको ब्लॉक किया हुआ, यानी कि उसको आप सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पारा जिसके लिए आप एलिजिबल हो उसमें भी कंडीशन रहती है कि जैसे कोविड का है आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, इलनेस का है साल में 1 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ अलग पारा है, जैसे आप एक ही बार, आप लाइफ टाइम एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसको दोबारा से अप्लाई करते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि आपको पारा जो सिलेक्शन करना है एडवांस के लिए वो आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए सिलेक्ट करना है तो आपको पहले देखना है कि आपने पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई तो नहीं किया है। अगर आप इलनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि इलनेस के लिए पहले आपने किस टाइम अप्लाई किया है, क्या टाइम, कितना गैप आपका हो गया है। यानी कि यहाँ पे एडवांस के लिए अप्लाई करते टाइम आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद फिफ्थ जो है जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है, रॉन्ग डिटेल फिल्ड इन फॉर्म 11। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट भी होता है और उसके बाद आपको काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म 11 फिल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि वेदर यू आर मेंबर ऑफ पीएफ
वेदर यू आर मेंबर ऑफ पेंशन, और आपने अपना पुराना जो पैसा है वो विड्रॉ या ट्रांसफर तो नहीं किया है। तो ये जो पॉइंट है आपके कि आप पहले पेंशन के मेंबर थे या नहीं थे, पीएफ के मेंबर थे या नहीं थे, वो आपको पूरा ध्यान से टिक करना है। इन केस अगर आप पिछली कंपनी में आपका पेंशन कटता था और अगर आप फॉर्म 11 में जो पॉइंट है कि आप पेंशन के मेंबर थे उसको नो कर देते हैं और आपकी करंट कंपनी उसको नो कर देती है, तो उस केस में आपका फिर करंट कंपनी में पेंशन नहीं कटेगा, और जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लिखा आएगा कि आप करंट कंपनी में पेंशन के मेंबर नहीं है, जबकि पहले आपका पेंशन का पैसा डिपॉजिट होता था। तो उस केस में आपका ट्रांसफर नहीं होगा, फिर आपको क्लैरिफिकेशन लेटर देना पड़ेगा। आपकी करंट कंपनी में फिर आपका पेंशन आपको यस करवाना पड़ेगा, पीछे का जो पूरा आपका कंट्रीब्यूशन है वो रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए बोला जाता है कि फॉर्म 11 आपको पूरा ध्यान से फिल करना होता है, उसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान से फिल करने हैं। फॉर्म 11 कैसे फिल करना है इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि फॉर्म 11 क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट है अप्लाई फॉर्म 10C बिफोर फॉर्म 19। आपको पता होगा पीएफ से जब आप फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो पहले आप फॉर्म 19 जो कि पीएफ के पैसे के लिए होता है, और फिर फॉर्म 10C आप फिल करते हैं जो कि पेंशन के लिए होता है। बट कुछ केसेस में हमें पता नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म 10C पहले अप्लाई कर देते हैं और बाद में हम फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं। जो कंसर्न क्लर्क है पीएफ डिपार्टमेंट में, जब वो देखता है कि आपका फॉर्म 10 की रिक्वेस्ट आई है, फॉर्म 10C की रिक्वेस्ट आई है, जबकि आपका पीएफ का पैसा अभी भी आपके अकाउंट में दिख रहा है, तो आपका फॉर्म 10C रिजेक्ट कर देता है और रीजन देता है कि प्लीज अप्लाई फॉर्म 10C विद फॉर्म 19, यानी कि पहले आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना है, फिर आपको 10C अप्लाई करना है। ये एम्प्लॉइज की तरफ से कुछ पॉइंट्स थे जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो पीएफ का पैसा है वो नहीं फंसेगा, या आपको पीएफ का पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से क्या गलती होती है। तो एम्प्लॉयर की तरफ से सबसे फर्स्ट वही ऑप्शन है रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट। जैसा कि मैंने बताया, आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं, अगर गलत डाल देते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको रीजन मिलेगा कि डेट ऑफ एग्जिट नॉट मैच विद पीएफ कंट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर कंपनी डेट ऑफ एग्जिट डालती है और अगर वो डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल देती है और आपका करंट कंपनी यहाँ यानी कि आप ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी जब ज्वाइन करते हैं वहां पे आपकी डेट ऑफ एग्जिट अलग है और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अलग है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एग्जिट है अगर ओवरलैप हो जाती है तो उस केस में आपका पीएफ का पैसा फंस जाता है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कंपनी आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल देती है उस केस में भी आपको दिक्कत आती है, और खुद से अगर आप गलत डालते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। इसलिए डेट ऑफ एग्जिट बिल्कुल ध्यान से डालनी होती है, चाहे वो एम्प्लॉय डाले या एम्प्लॉयर डाले। उसके बाद है रॉन्ग पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिटेड। इसमें क्या है कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो आपका यूएन नंबर में जो मेंबर आईडी होता है, आपको पता होगा कि एक यूएन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंबर आईडी होती हैं। अब क्या है, आपकी कंपनी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिट करती है वो अगर दूसरी मेंबर आईडी पे डाल देती है, या फिर जैसे देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है रीजॉइन इंटर ट्रांसफर ऑन सेम मेंबर आईडी, यानी कि अगर कंपनी आपको ट्रांसफर करती है इंटरनली, या फिर आप लेफ्ट कर देते हैं कंपनी को और दोबारा से उसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ केसेज में होता क्या है कि कंपनी आपका नया मेंबर आईडी जनरेट ना करके जो आपकी पुरानी मेंबर आईडी है उसी पे पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिट कर देते हैं। अब उस केस में होगा क्या कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और जो कंट्रीब्यूशन है और डेट ऑफ एग्जिट है, ये तीनों चीजें मैच नहीं होंगी, क्योंकि आपने जब रिज्वाइन किया तो आपने 1 या 2 महीने के बाद अगर आप रिज्वाइन करते हैं तो बीच के 2 महीने का कंट्रीब्यूशन आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपका सेम मेंबर आईडी पे कंट्रीब्यूशन सबमिट हो रहा है तो उसका क्लैरिफिकेशन पीएफ ऑफिस मांगेगा कि 2 महीने आपने इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन क्यों जमा नहीं किया। अगर वो बोलते हैं कि ये रिज्वाइन हुए हैं तो उस केस में उनका नया मेंबर आईडी जनरेट होना चाहिए। इसी तरह से अगर इंटर ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसका पीएफ कोड सेम है, तो उस केस में भी काफी कंपनी क्या करती हैं, सेम मेंबर आईडी पे ही आपका कंट्रीब्यूशन सबमिट करती रहती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फोर्थ है रॉन्ग डिटेल अपडेटेड ईपीएस मेंबरशिप सिलेक्शन। अब जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसा आप फॉर्म 11 में फिल करेंगे आपकी कंपनी वैसा ही आपका रिकॉर्ड अपडेट करेगी यूएन पोर्टल पे, और अगर वो वहाँ पे आपको ईपीएस मेंबरशिप आपका नो करती है, ईसीआर में आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं करती है, और एज पर रूल अगर आप पेंशन मेंबर हैं, पिछली कंपनी में आपका पेंशन डिपॉजिट होता था, तो उस केस में भी आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस नहीं होगा, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग डिटेल अपडेटेड, कुछ केसेज में क्या होता है कि आपका फादर नेम या जेंडर या डेट ऑफ बर्थ में कंपनी गलत डिटेल डाल देती है और उसको सेव कर देती है। अभी आधार बेस्ड हो गए, लेकिन पहले जो आपकी डिटेल्स होती थी वो जैसा एम्प्लॉय डालता था वैसा ही सीड हो जाता था, बाद में आपको वो रेक्टिफाई करना पड़ता था जब आधार लिंकिंग के टाइम पे। तो ऐसे काफी केसेस हैं जो पहले से अपडेटेड डिटेल्स हैं और उनका आधार अभी लिंक नहीं हो रहा है, क्योंकि
उनकी डिटेल मिसमैच है, उस केस में आपको क्या है, ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, अपनी डिटेल ठीक करनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी आपकी डिटेल गलत डाल देती है उस केस में भी आपको प्रॉब्लम आती है। अगर कंपनी आपका कंट्रीब्यूशन गलत मेंबर आईडी पे सबमिट कर देती है उस केस में भी आपको प्रॉब्लम आती है। अगर रॉन्ग पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिटेड है, यानी कि आपका वेजेस कुछ है, कंट्रीब्यूशन कुछ जमा हो रहा है, उस केस में भी आपको दिक्कत आती है। अगर कंपनी आपकी डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल देती है उस केस में भी आपका पीएफ का जो पैसा है वो फंस जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कंपनी को ध्यान में रखने होते हैं। और पीछे जो मैंने बताया कि वो एम्प्लॉय यानी कि हमें खुद को ध्यान में रखना होता है, जिसकी वजह से हमारा पीएफ का पैसा ना फंसे। अब हम बात कर लेते हैं पीएफ ऑफिस की तरफ से। पीएफ ऑफिस की तरफ से रेयर चांसेस होते हैं कि जो क्लेम है वो रिजेक्ट होता है, क्योंकि जो रीजन है रिजेक्शन का वो या तो एम्प्लॉय की गलती से होता है या एम्प्लॉयर की गलती से। बट फिर भी कुछ केसेस में जो पीएफ ऑफिस रिजेक्ट करता है उसमें सबसे मेन पॉइंट आता है टेक्निकल ग्लिच, यानी कि काफी केसेस में पीएफ ऑफिस रिमार्क दे देता है कि टेक्निकल रीजन से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, प्लीज रीसबमिट। रिजेक्शन विदाउट रीजन। अब यहाँ पे क्या है कि आपका क्लेम आपने डाला प्रॉपरली, आपने फॉर्म 19 डाला या एडवांस के लिए आपने फॉर्म 31 डाला, आपने पारा भी सही सिलेक्ट किया, बट काफी केसेस में क्या होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। रीजन में वो कुछ भी XYZ रीजन दे देते हैं। जब आप पीएफ ऑफिस विजिट करते हैं तो कंसर्न क्लर्क बोलता है आप दोबारा से डाल दो क्लेम, आपका क्लेम प्रोसेस कर देंगे। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट हैं जो मतलब कि पीएफ ऑफिस की तरफ से भी कई बार रिजेक्शन हो जाता है बिना रीजन के या फिर टेक्निकल इशू की वजह से। थर्ड यहाँ पे है रिजेक्शन फॉर क्लैरिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट होते हैं पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा। उसमें क्लैरिफिकेशन वो किस चीज का मांगते हैं, जो ऊपर आप गलती करते हैं, यानी कि अगर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, डेट ऑफ एग्जिट के अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, या फिर कोई डिटेल आपकी गलत अपडेटेड है। रिजेक्शन फॉर क्लैरिफिकेशन में एक और मेन पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसा कि मैंने बताया आपका F&F अगर 2 या 3 महीने के बाद होता है और आपकी कंपनी आपका पैसा F&F करने के बाद अगर डिपॉजिट करती है पीएफ में, तो उस केस में पीएफ ऑफिस आपका क्लेम रिजेक्ट कर देता है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे फरवरी दिखा रहा है और आपका जो पैसा आया है पीएफ का वो अप्रैल में आया है। तो उस केस में क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि ये इनका फरवरी का ही पैसा है, इनका जो F&F है वो अप्रैल में हुआ है, इसलिए अप्रैल में इनका पीएफ जमा किया गया है। इस तरह से मतलब क्लैरिफिकेशन मांगता है। ईपीएस मेंबरशिप के लिए कि आप पहले तो ईपीएस मेंबरशिप मेंबर थे, आप करंट कंपनी में पेंशन मेंबर नहीं है, इसका क्या रीजन है। आपको पता होगा एक कैपिंग सिस्टम होता है, यानी कि आपका जो पीएफ है वो एक्चुअल बेसिक पे जाता है और जो आपकी पेंशन है वो 15,000 पे जाती है। बट काफी कंपनीज क्या है कैपिंग लगा देती है कि आपका पीएफ और पेंशन 15,000 पे ही जाएगा, आपकी एक्चुअल बेसिक ज्यादा होती है। उस केस में भी आपका क्या है कि पेंशन के मेंबर आप नहीं होते हैं, बट पीएफ ऑफिस को पता नहीं रहता क्योंकि उनके पास 15,000 ही आपकी वेजेस जा रही है, तो उनके अकॉर्डिंग आप पेंशन के मेंबर हो सकते हो। उस केस में भी आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि आपकी एक्चुअल बेसिक ज्यादा है, कंपनी ने 15,000 पे ही डिपॉजिट किया है, इसलिए उन्होंने पेंशन का मेंबर नहीं बनाया। तो पीएफ ऑफिस से रेयर रिजेक्शंस आते हैं, कुछ टेक्निकल रीजन होते हैं या फिर कई बार ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, गलती से भी रिजेक्ट हो जाता है। और कुछ केसेज में उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है कि भाई इस केस का हमें क्लैरिफाई करो कि ये क्या रीजन है, आपका डेट ऑफ एग्जिट कुछ है, ज्वाइनिंग कुछ है, आप पेंशन के मेंबर नहीं हो, इस तरह का क्लैरिफिकेशन पीएफ ऑफिस मांगता है। जैसे टेक्निकल ग्लिच वाला मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये एम्प्लॉई है, ये फॉर्म 31 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी रिसेंट में ही देखिए 5 जुलाई को इन्होंने सबमिट किया था, ये भी इनका रिजेक्ट हो गया। क्लेम रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन, क्लेम कुडंट बी प्रोसेस्ड, प्लीज रीसबमिट द क्लेम। अब इन्होंने फॉर्म 31 के लिए अप्लाई किया, पारा भी इन्होंने बिल्कुल सही सिलेक्ट किया, कैंसिल चेक भी इन्होंने सही डाला है, केवाईसी भी इनका प्रॉपर है, बट फिर भी इनका टेक्निकल रीजन से रिजेक्ट हो गया। और ये एक बार नहीं हुआ है, 2 बार रिजेक्ट हुआ है। जब इन्होंने पीएफ ऑफिस विजिट किया, पहली बार विजिट किया, तब भी उन्होंने यही बोला था कि अब की बार डाल दो, अब की बार हो जाएगा। और जब इनका एक बार रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने दोबारा भी जब इन्होंने विजिट किया तब भी उन्होंने यही बोला कि आप दोबारा से डाल दो, आपका हो जाएगा। तो कभी कई बार ऐसा हो जाता है कि देखिए फॉर्म जो है आपका वो रिजेक्ट हो जाता है टेक्निकल रीजन से। अब देखिए एक मैंने आपको बताया था पीछे कि फॉर्म 19 और 10C में आपको फॉर्म 19 पहले अप्लाई करना होता है, फिर 10C अप्लाई करना होता है। इन्होंने पहले यही गलती की थी, क्लेम रिजेक्टेड, प्लीज अप्लाई फॉर्म 19 अलोंग विद फॉर्म 10C। इन्होंने क्या किया था कि फॉर्म 10C इन्होंने पहले डाल दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉर्म 19 के लिए अप्लाई किया था, इस वजह से इनका रिजेक्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट हैं जो एम्प्लॉय की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, पीएफ ऑफिस की तरफ से हमें ध्यान रखने हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पीएफ का पैसा है वो ना फंसे, आपको ट्रांसफर विड्रॉल में दिक्कत ना आए। अगर फिर भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा है, आपको ट्रांसफर करने में या विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।